गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग जुड़िए। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर उदास लग रहे हैं? नहीं भाई उदास नहीं। तो सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू अड्डा 24/7। ठीक है? सब लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसके साथ-साथ आप लोगों के पास तो ऐप तो है ही, ज़ाहिर-सी बात है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों को जैसा कि बताया है, बिहार अड्डा 24/7 जो ऐप है, यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू का क्लास मिलता है, ठीक है? किसका मिलता है? एमसीक्यू का क्लास मिलता है। तो चलिए, शुरू करते हैं, बिल्कुल समय को गँवाते हुए नहीं, यानी कि बिल्कुल समय को ना गँवाते हुए। ये कहाँ आ गया भाई? ठीक, चलिए। उस दिन हम लोग जो पढ़ना शुरू किए थे, बहुत अच्छे, सब लोग मस्त ही होना चाहिए। सेंटर एड्रेस आ गया है सभी लोगों का। मुझे भी पता चला है कि लिस्ट आप लोगों की रिलीज़ हो गई है और आप सब लोग क्या कहते हैं, लिस्ट जो आप लोग है, वो देख लिए होंगे। आप लोगों का एडमिट कार्ड भी तो आ गया होगा। चलिए, निशिकांत गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग। एडमिट कार्ड में सेंटर कोड आया, ओके। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? तो आज अपने लोगों का जो टॉपिक है, वो स्टमक हो गया था, लीवर के बारे में शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक? तो अपना टॉपिक है लीवर। लीवर की अगर बात करें तो लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक? और अगर हम बात करें, यकृत कहा जाता है और उर्दू भाषा में इसको जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। इसको ज़रा कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है, तो इसको पतला कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक? कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल डरिए मत। देखिए, आपको सबसे ख़ास बात, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि आप लोग जितने लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो सभी लोग क्या कहते हैं, सबके ऊपर प्रेशर है, ठीक? प्रेशर में बिल्कुल मत जाइए। जितना पढ़ा है, अच्छे से उतना बहुत है, ठीक है? अपने आप पे भरोसा रखिए, अगर आपने तैयारी की है अच्छे से, तो आप जाइए, कूल माइंड पेपर दीजिए। पेपर की अगर बात करें तो पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर भी आपका पेपर चौपट कर सकता है, ठीक है? हाँ, प्रेशर को रिलीज़ कैसे करें? तो रिलीज़ करने का तरीका यही है कि आप किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिए। आप सोचिए मत, आप जाइए कूल माइंड। इतना सोचिए कि जितना मैंने पढ़ा है, उतना हमें बेस्ट करके आना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? तो चलिए, देखते हैं लीवर के बारे में, लीवर क्या कहता है। लीवर के फैक्ट्स हमने आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में। हमने ये कहा था कि जो लीवर होता है, उसका वेट जो होता है 1.5 केजी होता है। यहीं तक बात चली थी ना? और इसलिए भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, दूसरा सबसे बड़ा अंग ब्रेन होता है और तीसरा अगर हम देखें लंबाई के आधार पे सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो आंसर होता है स्किन। अब हम बात करेंगे लीवर के कार्य के बारे में। तो लीवर के यानी कि फंक्शन क्या हैं? लीवर के कार्य क्या हैं? तो जब हम इसके कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है? कि इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसको ज़रा हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो लीवर के कार्य की बात करें, तो लीवर का पहला काम क्या होता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला काम लीवर का होता है पित्त रस का निर्माण करना। क्या काम होता है? पित्त रस का निर्माण करना। अब पित्त रस जो होते हैं वो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो पित्त रस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। तो यानी कि इसका पहला फंक्शन जो होगा ओरिजिनेट ऑफ बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करना। ठीक? हाँ, ब्रेन दूसरा होता है। दूसरा इसका कार्य अगर हम देखें, तो दूसरा इसका कार्य क्या होता है?
दूसरा इसका कार्य होता है, ठीक है, दूसरा इसका कार्य की अगर हम बात करें तो दूसरा इसका कार्य होता है लीवर का कि दूसरा इसका कार्य क्या होगा, तो दूसरा इसका कार्य होता है ग्लूकोज को, यानी पहले पित्तरस के बारे में समझ लेते हैं, वो कोई हाँ सॉरी, चलो बताते हैं। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, दूसरा इसका कार्य होता है विटामिन, विटामिन का संश्लेषण करना। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंग्लिश में कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, यानी कि विटामिन को सिंथेसिस किया जाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इसके लीवर के अदर फंक्शन क्या-क्या होते हैं। तो अदर फंक्शन को तीसरी हेडिंग नहीं बनाते हैं, हम बताना शुरू करेंगे। तो देखिए, समझिए यहाँ पे पहला काम है लीवर का कि पित्तरस का निर्माण करता है। तो लीवर के फर्स्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो पित्तरस का अगर हम बात करें तो हमारी हेडिंग अब क्या होगी, हमारी हेडिंग होगी पित्तरस यानी कि बाइल जूस। तो बाइल जूस जब हम बात करते हैं यानी कि पित्तरस की बात करते हैं तो पित्तरस क्या होता है। पित्तरस की अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि पित्तरस बनता कहाँ है। तो पित्तरस का निर्माण जब पूछा जाए कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर लगाएंगे बालक क्या, तो आंसर लगाएंगे पित्तरस का निर्माण कहाँ होता, तो आंसर होगा लीवर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, स्रावित का मतलब होता है सक्रेट, तो स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, लीवर। यानी कि लीवर जो है यही पित्तरस का निर्माण भी करता है और यही पित्तरस को क्या करता है, यानी कि सक्रेट भी करता है। अब देखिए, यानी कि अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या है, पित्तरस का निर्माण तो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्वेश्चन गलत भी बहुत लोग करते हैं। जैसे पूछा जाता है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, पहला ऑप्शन दिया होता है पित्ताशय, लोग लगा के चले आते हैं, वो हो जाता है गलत। पित्ताशय तो गलती से भी नहीं लगाना है, ठीक है, आंसर क्या होता है, लीवर होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पित्तरस जो है निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में, स्रावित कहाँ से, सक्रेट कहाँ से होता है, तो लीवर से। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पित्तरस स्टोर कहाँ होता है, तो आंसर आपका होगा पित्ताशय। क्या आंसर होगा, पित्ताशय। जब स्टोर की बात की जाती है कि स्टोर कहाँ होता है, तो आंसर क्या होता है, पित्ताशय होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं गल ब्लैडर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गल ब्लैडर कहा जाता है। अब पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। पित्ताशय की अगर हम बात करें तो पित्ताशय जो बाबू होता है उसकी अगर हम बात करें तो पित्ताशय जो होता है अपना, वहां पे अगर हम देखें तो पित्ताशय जो अपना है, तो पित्ताशय की जब हम बात करते हैं तो पित्ताशय का काम होता क्या एग्जैक्टली, तो इसका केवल इतना काम होता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्टोर करता है और इसका कोई काम नहीं होता है। कभी कभी इंसान के पित्ताशय में अगर देखें, एक और बात जान लीजिएगा, पित्ताशय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको जरा ध्यान से सभी लोग पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो पित्ताशय होता है यानी कि जो गल ब्लैडर होता है, ठीक, पित्ताशय की हम बात कर रहे हैं, जो पित्ताशय होता है ये पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, पक्षी वर्ग में, पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे नहीं पाया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्वेश्चन जब बनता है, पक्षी को इंग्लिश में यहाँ पे बर्ड नहीं कहा जाता है, क्योंकि बेटा नाम की केवल साइंस में इंग्लिश होती है, इंग्लिश तो साइंस में होती ही नहीं है, साइंस में लैटिन वर्ड होते हैं और लैटिन भाषा में पक्षी वर्ग को हम लोग कहते हैं एप्स क्लास। क्या कहते हैं,
एप्स क्लास कहते हैं। यानी कि पक्षी वर्ग को लैटिन भाषा यहाँ यूज है, जिसको हम लोग सब लोग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एप्स कहा जाता है। तो जो गल ब्लैडर होता है वो एप्स में अब्सेंट होता है, यानी कि पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हैन में सब में होता है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें गल ब्लैडर, तो गल ब्लैडर एक ऐसी चीज है जिसमें स्टोन भी हो जाती है। अब स्टोन अगर होती है तो पूछ लेता है कि बाबू स्टोन किसकी होती है, तो याद रखिएगा स्टोन अगर होती है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट की अगर हम बात करें तो इसी की स्टोन हो जाती। ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो किडनी में होते हैं, लेकिन रेयर चांसेस अगर देखें तो कभी गल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। जब स्टोन होता है तो उसमें अगर हम देखें तो वो किस में होता है? गल ब्लैडर में, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की जब स्टोन होती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है वो तभी आपके शरीर में बढ़ेगा जब आप ऑक्सीलेटिक फूड ज़्यादा खाओगे। ऑक्सीलेटिक फूड कौन से होते हैं, ये भी सवाल है। तो ऑक्सीलेटिक फूड उनको कहा जाता है जिनके बीज बहुत कठोर होते हैं, जैसे बैगन हो गया, जैसे अमरूद हो गया, जैसे क्या कहते हैं टमाटर हो गया। इनके जो बीज होते हैं ये सब ऑक्सीलेटिक होते हैं, इसलिए इनको खाने से पथरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कहा किडनी में ही पथरी होती है, लेकिन कहते हैं ना कुछ अगर तुमने पुण्य के काम किए हैं या अच्छे कर्म तुमने इस धरती पे किए हैं तो आपको गल ब्लैडर में हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को गल ब्लैडर में स्टोन होता है तो गल ब्लैडर में होता क्या है, स्टोन होने पर स्टोन ऑपरेट ही करना पड़ता है और कोई यहाँ पे तरीका नहीं है। और दूसरी सबसे खास बात, इसमें स्टोन नहीं निकाली जाती है, इसमें केवल और केवल अगर कुछ निकाला जाता तो पूरा का पूरा गल ब्लैडर निकाला जाता है। अब एक सवाल ये बनता है कि जब गल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो कहाँ स्टोर होता है बाइल जूस? तो लीवर ही करता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीवर की होती है। ये समझो उसका एक असिस्टेंट है तो भी काम होगा, असिस्टेंट नहीं है तो भी काम होगा। समझ में आई बात? सब में, बच्चे बूढ़े सब में होता है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब ये तो हो गया पित्तरस के बारे में। ठीक, अब देखो पित्तरस के काम पे आ जाते हैं। पित्तरस के काम की अगर हम चर्चा करें कि इसका बेटा काम क्या होता है तो थोड़ा काम भी देख लेते हैं। ठीक, यानी कि पित्तरस के कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो पित्तरस के कार्य की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके काम की जब हम बात करते हैं तो इसका काम होता है वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना। अब आप सोच रहे होंगे पाइसीकरण क्या होता है? वसा का पाइसीकरण, ओ शिट, वसा का पाइसीकरण करना। पाइसीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाइसीकरण। अब सवाल ये है कि ये इमल्सिफिकेशन होता क्या है? वसा जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो जब इजीली उसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है तो तरीका क्या होता है? अगर वसा को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो पित्तरस का पहला काम क्या है? वसा का पाइसीकरण करना। तो ये क्या करता है? वसा को पाइसीकृत कर देता है। अब इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफाई क्या होता है? यानी कि अब सवाल दिमाग में ये आता है कि पाइसीकरण क्या होता है? जब पाइसीकरण की बात करते हैं तो पाइसीकरण का मतलब होता है वसा को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या हम इंग्लिश में कहें तो ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं वसा को टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना
क्या कहलाता है? टुकड़ों में तोड़ना। क्या कहलाता है? तो पाइसीकरण कहलाता है। तो वसा को टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है बेटा? तो पाइसीकरण कहलाता है। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब जब ये क्या करता है? इमल्सिफाई कर देता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में इसको ब्रेक कर देता है। जैसे होता ना, अभी तुमसे कहा जाए कि जैसे क्या कहते हैं, हल्दी क्या कहते हैं, डायरेक्ट ग्राइंडर में घर में पीस लो, तो कहीं ग्राइंडर टूट सकता है, तो आप क्या करते हो? उसको कूट लेते हो, कूटने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल बना के पीस देते हो, तो वो इमल्सी तो इजिली क्या होता है? वो पिस जाता है। तो वो क्या कर दिए? एक हिसाब से इमल्सिफाई कर दी। वैसे ये क्या करता है? वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है, ठीक, ताकि आगे जाकर ये इजिली डाइजेस्ट हो सके। यहां तक बात क्लियर हुई? बोलिए फटाफट सभी लोग। ठीक, तो ये इमल्सिफाई करता है। अब बात आते हैं, तो ये तो हो गया इसका पहला काम। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे काम के बारे में। दूसरा काम अगर हम देखें क्या होता है, तो दूसरे काम पे जब हम लोग आते हैं, ठीक, तो इसको जरा समझते हैं। दूसरा काम वसा का पित्तरस का काम क्या होता है? तो पित्तरस का दूसरा काम, तो यहाँ पे पित्तरस जो होता है, ये क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो पित्तरस अग्न्यासी यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, अग्न्यासी रस। देखो बेटा, एक और तुम लोगों को बात बता दे रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जब अपने शरीर के अंदर रस की बात करें, तो तुम्हारे शरीर में मौसमी और अनार का रस नहीं बनता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। जब रस की बात करता है तो वो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। अगर स्टमक से निकल रहा है, ठीक है, ठीक, अगर स्टमक से निकल रहा तो स्टमक जूस होंगे। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता तो गैस्ट्रिक जूस। पैनक्रियास से निकल रहा तो पैनक्रियाटिक जूस। आंत से निकल रहा तो इंटेस्टाइन जूस। सब कुछ जूस कहा जाता है। और जूस का मतलब होता है यहाँ पे एंजाइम, ठीक है? ये नहीं कि तुम सोचो हमारे शरीर में मौसम्बी का जूस बन रहा है या किसका जूस, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पैनक्रियाटिक रस जो होते हैं, यानी कि पित्तरस अग्न्यासी रस को सक्रिय करता है, यानी कि एक्टिवेट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा काम जो है वो क्या है? एक्टिवेट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। समझ में आई बात? बोलो, यहां तक क्लियर है? रिकॉर्ड ने नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं बालक, लाइव चल रहा है। मतलब क्या कहते हैं, तुमको रिकॉर्डेड लग रहा है देवी जी? देखिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया पूरा, क्योंकि टाइम नहीं इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं और फटाफट चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? फटाफट बोलिए जरा, बोलिए फटाफट। ठीक, अब देखिए, तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। अब आ जाते हैं दूसरे काम पे। किसका काम? दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम है विटामिन का संश्लेषण। अब लीवर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत अति आवश्यक होता है कि ये कैसे काम करता है, क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहली अब अगली अपनी हेडिंग होगी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट जो अपना आता है वो क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये है, ब्लैक भी हो रहा, क्या ब्लैक, बैक भी हो रहा, बैक नहीं हो रहा। दूसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट जो है ये कह रहा है कि विटामिन का संश्लेषण करता है। तो ये बात आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि लीवर जो है वो कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा, लीवर वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन का संश्लेषण करता है। अब जाहिर सी बात है, का संश्लेषण करता। अब आप लोग जरा कमेंट करके हमें बताओ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? सब लोग बताओ, सब लोग बताइए कमेंट करके, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो जब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करता है तो हम जानते हैं वसा में जितनी भी घुलनशील विटामिन हैं वो कौन सी हैं? ए, डी, ई, के।
ये 4 विटामिन्स ऐसी हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होती हैं। ज़रा इसको समझिएगा, ध्यान से बताते हैं तुम लोगों को। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है इकट्ठा करके अपने पास रखना। अब जो चीज़ें हमारे शरीर में स्टोर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात उनकी कमी इतनी जल्दी नहीं आएगी। अब जैसे वाटर में घुलनशील जो विटामिन हैं, जैसे पानी में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? बी और सी। अब ये हैं पानी में घुलती हैं। अब इस विटामिन को अगर मान लो आप खाते हो, तो क्या हुआ? आप खा रहे हो तो ये शरीर में हैं, आप 15 दिन लगातार ये विटामिन नहीं खा रहे हो, तो ये पानी में घुल-घुल के क्या होती हैं, शरीर से बाहर निकल जाती हैं, यूरिन के रास्ते से। अब शरीर में इनकी कमी आ जाती है, तुरंत इनसे होने वाला रोग हो जाता है। विटामिन बी से हो जो रोग होता है वो हो जाएगा, विटामिन सी से जो रोग होता है वो हो जाएगा। तुरंत रोग हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो यहाँ पे डिजीज़ हो गई, अब तो दिक्कत हो गई। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं, वो क्या है, उनको लीवर अपने पास स्टोर करके रखता है। तो आप नहीं भी खाते हो लंबे वक़्त तक, तो फिर तब भी आपके शरीर को उससे नुकसान नहीं होता है या उससे रिलेटेड बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती। यही कारण है बी और सी से, जैसे एनीमिया है, एनीमिया किसी को भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, खून कभी भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में घुलनशील है, वो निकलती रहती है शरीर से, कोई थोड़ा लापरवाही किया, गायब हो गई बीमारी। लेकिन अब जैसे ए है, आँख की बीमारी होती, आँख की बीमारी कॉमन है, क्या कोई विटामिन ए हम लोग ज़्यादा खाते हैं? नहीं खाते हैं, तो क्या आँख में दिक्कत होती है इतनी जल्दी? नहीं होती है, ठीक क्यों? इसी कारण, क्योंकि इसका सिंथेसिस होता। डी है, विटामिन डी जो होती है उसको हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी को मतलब हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन डी के 2 काम होते हैं, एक तो काम होता है हमारे हड्डी को मजबूत रखना, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये ऐसा मतलब हेडिंग है, ये कह सकते हैं, या ऐसा नोट है जिसको हम लोग बचपन से 55 तक याद रखते हैं, ठीक है? आज एमसीक्यू होगा, होगा, बिल्कुल होगा। बचपन से लेकर 55 तक याद रखते हैं, समझ में आई बात? तो विटामिन डी की अगर बात करें तो यानी कि ये ऐसा जो बचपन से 55 तक हम लोगों को याद रहता। लेकिन विटामिन डी का दूसरा काम जानिए क्या होता है? विटामिन डी का दूसरा काम होता है, विटामिन डी का दूसरा काम होता है हमारे शरीर के टिश्यू जो होते हैं, उनकी मरम्मत करना। जब क्या कहते हैं, लंबे वक़्त तक अगर हम देखें, विटामिन डी नहीं लेते हैं तो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। एक तुम लोगों को छोटी-सी काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे, उनकी एक बहुत प्यारी-सी सुंदर-सी कन्या थी। यानी कि उनकी एक बिटिया थी, एक देवी थी उनके घर में, ठीक? अब राजा थे, पूरा राजपाट चलता था। लेकिन हुआ क्या, एक दुर्भाग्य हो गया राजा के साथ। राजा की बिटिया को प्रेम हो गया किससे? राजा के ड्राइवर के साथ। अब सोचिए औकात का कितना डिफरेंस है, ठीक? एक तो राजा और एक क्या कहते हैं, राजा का ड्राइवर यानी कि नौकर। प्रेम इतना परवान चढ़ा कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस प्रांत को छोड़कर भाग चलते हैं। अब ये उनकी मूर्खता की निशानी देखो, ठीक? अब वो क्या हुआ, वहाँ से मतलब वो दोनों लोग निकल भी गए। राजा ने तुरंत अपने रडार, अपने सैनिक सबको एक्टिवेट किया और उसको पकड़ा लिया। ज़ाहिर-सी बात, ये तो मूर्खता ही थी। अब राजा की बिटिया अगर भाग रही, सोचे पकड़े ना जाएँ तो ये तो असंभव अलंकार इसमें हो जाता है ना? तो अगर हम देखें, पकड़ गए। पकड़ने के बाद राजा ने क्या किया कि उनको हमेशा के लिए महल में कैद कर दिया। 2 साल तक उनकी बिटिया क्या कहते हैं, महल में कैद रही। अंततः वो एक्सपायर कर गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो उसको जब महल से बाहर लाया गया तो उसका शरीर सब पीला पड़ चुका था। पीला इसलिए पड़ चुका था क्योंकि उसे बंद कमरों में एक महल में रखा गया था। भले ही 7 सितारा होटल क्यों ना हो, अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलती है, साल 2 साल लगातार आप सूर्य के दर्शन नहीं करते हैं, तो इंसान की मौत ही हो जाएगी। उसके टिश्यू जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता, अंततः उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि विटामिन डी इतना ज़्यादा हम लोगों में रोल अदा करता है। तो ये अब सोचो, ये कोई कॉमन नहीं है। अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सपोज़ दैट कोई ऑफ़िस वाला व्यक्ति है, वो 10 बजे ऑफ़िस पहुँचता है, तो रास्ते में थोड़ी धूप मिल जाती है। अभी सोचो घर में क्या कहते हैं, बिल्कुल एसी में चाक-चौबंद में रहता हो, फिर घर से निकलते ही पार्किंग में ही एसी कार में बैठ ले, फिर क्या कहते हैं, आए अपने उसकी सीधे क्या कहते हैं, बिल्डिंग में ही
उसकी कार घुसे, वहाँ पे भी धूप नहीं लग रही, फिर वो ऑफ़िस में रहता है, फिर जाता है। ऐसे दिनचर्या फ़ॉलो करे तो साल 2 साल में उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी आ जाएगी, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कॉमन नहीं होता है। ई की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती, के विटामिन के की कमी के कारण हीमोफीलिया होता। अब हीमोफीलिया क्या कॉमन डिजीज़ है? नहीं। तो कॉमन इसलिए नहीं क्योंकि ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि ये बीमारी जो होती है फैट सॉल्युबल विटामिन से होती हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी हमारे शरीर में इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर किया जाता है। यहाँ सब समझ में आई बात? बोलो भई, यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो क्लियर है सबको? फटाफट बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे। अब देखो, इसके तो ये विटामिन का संश्लेषण करता है। दूसरी थोड़ी और बात बता देते हैं। लीवर की अगर हम बात करते हैं, तो लीवर को नुकसान किन-किन चीज़ों से होता है? पहली चीज़ लीवर अगर आपके शरीर में कॉपर की अधिकता हो गई है, तो फिर लीवर को नुकसान होगा। कॉपर की अधिकता के कारण, ठीक? कॉपर की अधिकता अगर होती है, कॉपर की अधिकता, ठीक? के कारण लीवर सिरोसिस होता है। क्या होता है? लीवर सिरोसिस होता है, के कारण सिरोसिस की बीमारी हो जाती। ठीक, याद रखिए सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस होता है। ठीक, दूसरा, अगर क्या कहते हैं कोई अत्यधिक मदिरापान करता है, ठीक, मतलब अत्यधिक मदिरापान करता है। अत्यधिक मदिरापान का मतलब अल्कोहल खूब लेता है, अत्यधिक मदिरापान करता है, तो भी उसको लीवर सिरोसिस होता है। के कारण अत्यधिक मदिरापान के कारण लीवर सिरोसिस होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी सिरोसिस की बीमारी ही होती। अगर हम यहाँ पे देखें तो अत्यधिक मदिरापान के कारण ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो यहाँ पे अरे डी कौन सा हार्मोनल डिजीज़ नहीं होता है, हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है इसलिए क्या कहते हैं उसको हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें और दूसरी चीज़ अगर रिकेट्स वगैरह होता तो डी का भी रोल होता, हार्मोन का भी रोल होता। यहाँ पे अगर देखें तो अत्यधिक कोई मदिरापान करता है। हर व्यक्ति ये सलाह देता है कि भैया अल्कोहल ना लो, ठीक, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब कैसे होता है? ठीक, इसका कारण बता देते हैं। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को डाइजेस्ट लीवर ही करता है। लेकिन अब डाइजेस्ट करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। क्या होता है जब लीवर को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या होता है जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताते हैं। जैसे क्या होता है अब ज़्यादा किसी पे आप लोग हो, आपकी कैपेसिटी मान लो पढ़ने की 8 घंटे है। अब डंडे के दम पे तुमसे मान लो 15 घंटे पढ़वाया जाए, ठीक? तो पढ़ तो लोगे डंडे के दम पे, लेकिन क्या होगा? कुछ समय बाद खींचते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा जब बिस्तर पे गिर जाओगे, हॉस्पिटल में लेटे होगे, यही होगा? होगा, नहीं होगा? तो वैसे लीवर है, लीवर नॉर्मल एक्टिविटी करता है, तो ठीक है। अब उसको तुम अल्कोहल ले रहे हो, उसको मेहनत ज़्यादा दे रहे हो, डंडे के दम पे काम ले रहे हो उससे। अब दे दिए हो तो उसका काम भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो निभाएगा। ऐसे आप रोज़ कर रहे हो, बहुत लोग रोज़ ड्रिंक करते हैं, बहुत लोग कभी पता चले 15-20 दिन में करते हैं। तो जो रोज़ ड्रिंक करते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक समय ऐसा आता है जब लीवर उनके हाथ खड़े कर देता है, तो कहते हैं भैया के यहाँ ला दो और ले चलो हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। और जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चले करोड़ों रुपए लगता है। घर की ज़मीन-वमीन आधी बेच के तो पी गए थे, आधी ज़मीन-वमीन बेच के दवा करा लिए। अंत समय में इंसान की मौत ही हो जाती है, बचने के चांसेस ना के बराबर 5% होते हैं। ठीक है? हम तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बीमार होता है, तो उसे सबसे बढ़िया क्या कहते हैं, इंसान को मतलब क्या कहते हैं, स्वेच्छा से मौत जो दी जाती है, स्वेच्छा से नहीं उसको मार ही देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो बर्बादी के अलावा और कुछ जीवन में किया नहीं है। ठीक है? ऐसे व्यक्ति का धरती पे होना बेकार है। बिल्कुल टपक जाएँगे। हाँ। तो ये लीवर है। अब लीवर के बाद आते हैं पैनक्रियाज़ के बारे में। ज़रा समझिएगा पैनक्रियाज़ क्या होता है?
इसके बारे में। पैनक्रियाज की अगर बात करें तो यानी कि हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अग्न्याशय। ठीक, पैनक्रियाज डिटेल बहुत है, बताने लगे लीवर में तो अभी, लेकिन समय उतना नहीं। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्न्याशय कहा जाता है। अग्न्याशय क्या होता है पहली चीज, ठीक। इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट हैं जो जान लीजिए। अग्न्याशय जो है इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको मिश्रित ग्रंथ क्यों कहा जाता है? इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि अग्न्याशय जो है इससे बेटा एंजाइम भी निकलते हैं और एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी निकलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, तो आंसर होगा अग्न्याशय। जितनी भी एंजाइम निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं उन सभी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन। क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन कहा जाता है। और एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी, तो ये हो गया बहिस्रावी। और जितनी हार्मोन निकालती हैं उनको सबको कहा जाता है एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और जो बहिस्रावी दोनों है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तब भी आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज होगा। अंतःस्रावी से हार्मोन निकलते हैं, बहिस्रावी से एंजाइम निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन रिलीज करती है, तो आंसर होगा क्या? तो आंसर होगा बेटा आपका पैनक्रियाज। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर होगा पैनक्रियाज। अगर पूछे सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो भी आंसर होगा पैनक्रियाज, क्योंकि ये इकलौती है जो मिश्रित ग्रंथ है। तो चाहे इसको छुटका कहो, चाहे इसको बड़का कहो, जो इच्छा है वो कहो, क्योंकि आप लोग इच्छाधारी हो, थोड़ा आप लोग भी अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए फटाफट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एंजाइम कौन-कौन से निकलते हैं ये जान लीजिए। ठीक, एंजाइम, तो एंजाइम इससे निकलते हैं 3 सॉरी। कौन-कौन से? पहला एंजाइम जो निकलता है उसको कहा जाता है ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ये बेटा प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज जो है ये वसा को पचाता है। किसको पचाता है? वसा को पचाता है। तीसरा एंजाइम जो होता है वो होता है एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। एमाइलेज की अगर बात करें तो ये स्टार्च को पचाता है। स्टार्च यानी कि मंड को पचाता है। किसको पचाता है? मंड को पचाता है। ये 3 एंजाइम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर देखें हार्मोन पे आ जाते हैं। हार्मोन में बच्चा इसी जो आपकी अंतःस्रावी भाग होता है, यानी कि अग्न्याशय है, अग्न्याशय का ये अंतःस्रावी भाग है। ये जो अंतःस्रावी भाग है इसी के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा देखा गया। इस तरीके से कोशिकाओं का एक गुच्छा था। इसको सबसे पहले इस गुच्छे को देखा था लैंगरहैंस ने। किसने देखा था? लैंगरहैंस ने देखा था। इसलिए लैंगरहैंस साहब ने कहा ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, यानी कि उठे हुए हिस्से को द्वीपिकाएं का नाम दिया। कार्बोहाइड्रेट और मंड सेम होता है। कार्बोहाइड्रेट, हर मीठी चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसी कार्बोहाइड्रेट में
एक मंड भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लूकोज भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में एक सुक्रोज भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में ग्लैक्टोज भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन भी आता है, उसी कार्बोहाइड्रेट में मतलब काइटिन भी आता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट हैं, समझे? हाँ, बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ज़रा ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखा? लैंगरहैंस ने लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ देखा। तो इसका नाम दे दिया गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। क्या नाम दिया गया? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो ये नाम दे दिया गया, कहा गया ठीक है भई। अब ये जो द्वीपिकाएँ थी, इनमें 3 कोशिकाएँ दिख रही थी। वो 3 कोशिकाएँ कौन-सी थी? पहली कोशिका जो थी उसका नाम अल्फ़ा था दिया गया, दूसरी कोशिका नाम बीटा दिया गया, तीसरी कोशिका का नाम गामा दिया गया। तो 3 कोशिकाएँ दिखी, अल्फ़ा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फ़ा कोशिका से हार्मोन एक निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। देखो ये किताब में अलग-अलग नाम से देखा जाता है, कहीं पे ग्लूकागॉन लिखा होता है, कहीं पे ग्लूकोजीन लिखा होता है, ठीक? कहीं पे ग्लूकागॉन लिखा होता है, कहीं पे ग्लूकोजीन लिखा होता है। चीज़ एक ही है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीटा कोशिका की अगर हम बात करें, तो बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, वो भी बहुत फ़ेमस है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। गामा कोशिका जो होती है, उससे जो हार्मोन निकलता है, उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। क्या नाम है? सोमैटोस्टेटिन। ठीक, क्या नाम है? सोमैटोस्टेटिन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो ये 3 हार्मोन इससे निकलते हैं। तीनों में तीनों में अगर हम देखें तो तीनों में कौन-सा जो जितने हार्मोन 3 हैं, उनके काम क्या होते हैं? इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक बताइए, आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है? सभी लोग बताइए फटाफट, एक तरफ से ज़रा स्पीड में फटाफट बोलिए। सब लोग बोलिए फटाफट। बोलो मेरे लाल बाल पाल, जल्दी करो भई। हाँ, अब समय नहीं है। ठीक है। रिपीट सर जी, रूपा कुमारी कह रहे हैं रिपीट, डिटेल दिखा रहा है। अब देखिए, इसमें रिपीट कुछ नहीं करना है, अंतःस्रावी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं, इन द्वीपिकाओं को लैंगरहैंस ने देखा था, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहा गया। इससे 3 कोशिकाएँ लगी होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। सर बिहार स्टेट के लिए ज़ूलॉजी की क्लास लेंगे? नहीं बाबू, ज़ूलॉजी की क्लास शालिनी मैम लेंगी, मैं फिज़िकल एजुकेशन का क्लास लूँगा, ठीक है? तो जितने आप लोगों के साथी हैं या जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएड किया है, वो सभी लोग क्या करें, फिज़िकल एजुकेशन का फॉर्म भर दें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। समझे? समझे? बहुत अच्छे। अब देखो, तो यहाँ पे ज़रा इसके बारे में समझते हैं। अल्फ़ा कोशिका से हमने बताया कौन-सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। यही बताया ना? ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। अब इस हार्मोन का काम क्या है? तो इस हार्मोन की अगर काम की बात करें, तो सिंपल सा याद रखना है कि यह शरीर में या कहें रक्त में या शरीर में ग्लूकोज़ को बढ़ाता है। क्या करता है? ग्लूकोज़ को बढ़ाता है। ग्लूकोज़ बढ़ाता है। बहुत सिंपल सा, ठीक? दूसरी चीज़, अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी दूसरा दूसरा आती है बीटा सेल। बीटा सेल की अगर बात करें तो इससे निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। ये इसका काम क्या है? तो यह ग्लूकोज़ कंट्रोल करता है। ग्लूकोज़ को नियंत्रित करता है, ठीक? नियंत्रित करता है।
तो ये अगर इसकी बात करें तो ये नियंत्रित करता है। ठीक, ये हो गया। अब जरा देखिए, समझिएगा, अगर आप सोचो, जो आपका, ध्यान दीजिए इधर, इधर ध्यान दीजिए। शालिनी मैम हमेशा एब्सेंट रहती? नहीं तो देखिए, जो अल्फा कोशिका है उससे क्या निकलता है? ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। अब इस ग्लूकागॉन हार्मोन की अगर हम बात करें तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये क्या किससे निकलता है? तो ये किससे निकलता है? और हाँ, एक चीज, कितने लोग साइंस वाले हैं जरा बताएं हमें। साइंस वाले कितने लोग हैं जरा हमें बताएं फटाफट, साइंस वाले। 1-2 मिनट का समय लेंगे। 2, 3, बस 3 लोग हो। 4, साइंस वाले कितने लोग हैं जो एस्टेट में साइंस देंगे? 5, 6। ठीक है, जितने बालक साइंस वाले हैं 7-8 सर एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस करिएगा। हम आपके लिए थोड़ी बहुत मदद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं। लेकिन एक आपको भी वादा करना पड़ेगा, तभी हम मदद के हाथ बढ़ाएँगे, नहीं तो इस बार मैं मदद के हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। जैसे इसमें था, तो मैंने आप लोगों के लिए मैंने कहा चलिए सब कुछ है, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, देखिए कहते हैं ना, सबसे पहले खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, सबसे पहले खुद से इंसान के लिए इनिशिएट करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया है। बढ़ाया, नहीं बढ़ाया? अब तुम लोगों को हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या तुम लोग हाथ बढ़ाओगे? बताओ। क्या तुम लोग मेरे साथ हाथ बढ़ाओगे? बोलो। ये अब मैं भी देखूँगा, ठीक? अगर आप लोग हाथ बढ़ाते हैं, तो अब आपको ये हमको कोड मिला है Y823, जो आप लोग अब कोर्स लेंगे, उसमें इसी कोड को अप्लाई करेंगे। ठीक? ये आपका हाथ बढ़ाना, आप किसी का तो अप्लाई करोगे, करोगे। लेकिन हमने कहा है कि इस बार अब आप हाथ बढ़ाएँगे, नहीं तो लास्ट में कोई भी दिक्कत होती तो पोरवाल सर भी एब्सेंट ही मिलेंगे बेटा, समझ रहे हो? डिस्काउंट 79% इस पे है, ठीक है? 79%। हम सब करेंगे आपके लिए, हम तो सब करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या, अब आपको भी आपको भी, जैसे कहते हैं ना कि एक बार हमने हाथ बढ़ाया, बिहार टीचिंग महापैक, या उसको भी फिर से बिहार, ये स्टेट वाला जो है, ये स्टेट का जो आप महापैक लें या क्या कहते हैं छोटका पैक लें या बड़का पैक लें, कोई भी पैक लेंगे तो उसमें कोड ये नोट कर लो, ठीक? फिर अगर बहाने लगाए, फिर आप कहोगे पोरवाल सर कहाँ हैं, गायब कहाँ हैं, एब्सेंट कहाँ हैं, तो हमको पता चल जाएगा ना जब इसको यूज़ करोगे न, ठीक है? तब हम दिखेंगे, और नहीं यूज़ किए तो पता चले पोरवाल सर गायब हैं, ठीक है? एब्सेंट चल रहे हैं। देखिए, ये डज़न्ट मैटर होता है कौन पढ़ाएगा, कोड आप किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है? किसी का भी लगा सकते हो। तो इस बार मैंने आप लोगों के लिए जो मेहनत की है, हमने इनिशिएट लिया है, ठीक? तो अब आपका वो हाथ बढ़ाने की ज़रूरत, कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। और अगर आप हाथ बढ़ाएँगे, तो मैं देखूँगा मैं साइंस में आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब उसमें मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर हाथ नहीं बढ़ाते हैं, तो हम भी आपसे नमस्ते करेंगे, ठीक है?
चलिए ध्यान दीजिए, आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कोड को नोट कर लेना बिल्कुल, ठीक है, अपने दिमाग में और अपने डायरी में, ठीक। हाँ, नोट कर लेना बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर देखिए ग्लूकोज जो यहाँ पे ग्लूकोगान है, अब ध्यान दीजिए सभी लोग। हाँ, यहाँ पे जो ग्लूकोगॉन है या शरीर में ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अब अगर मान लो ग्लूकोज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इसका काम तो बढ़ाना है, ये बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा और बढ़ता गया तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज ना होने पाए इसलिए भगवान ने लगा दिया तुम्हारे शरीर में बीटा कोशिका। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है, इतना कंट्रोल करता है, इतना कंट्रोल करता है कि डायबिटीज होने नहीं देता। अब सोचो अगर इंसुलिन कम सक्रिय हो तो ग्लूकोज कम कंट्रोल होगा, और ग्लूकोज कम कंट्रोल हो रहा है, इट मींस ग्लूकोज शरीर में बढ़ रहा है, इट मींस डायबिटीज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से हार्मोन के अल्पस्रावन से डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन के अल्पस्रावन से, क्या, अल्पस्रावन का मतलब लिटिल सक्रेशन, इंसुलिन के अल्पस्रावन से डायबिटीज होता है, क्या होता है, से मधुमेह होता है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह होता है, ठीक। पहला पॉइंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों अपना काम ईमानदारी से करते रहें, इसलिए गामा सेल को लगाया गया। गामा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन इन दोनों पे निगरानी रखता है, कहता है वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ पे अगर देखें तो सोमैटोस्टेटिन का काम क्या है, सोमैटोस्टेटिन का काम होता है ग्लूकोगॉन एंड, सोमैटोस्टेटिन का काम होता है ग्लूकोगॉन एंड इंसुलिन को, ग्लूकोगॉन एंड इंसुलिन को, ग्लूकोगॉन एंड इंसुलिन को रेगुलेट करना, ठीक। रेगुलेट करने का मतलब यानी कि उसको क्या करना, बढ़ाते रहना। तो ये हो गया पैनक्रियाज, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं छोटी आंत पे, जरा ध्यान दीजिए फटाफट। जी सर, 3 डेज फास्ट इंपॉर्टेंट करवा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे आप लोग, बिल्कुल। देखिए कल, आज कितनी तारीख है, आज की तारीख अगर हम देखें तो आज है 21, ठीक। कल है 22। कल आप लोगों की जो क्लास होगी, ठीक, कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। केवल हम वन लाइनर पूरा हम समझाते चलेंगे खटाखट स्पीड में, और सब लोग अपनी बुद्धि को, सब लोग अपनी सेंसिटिविटी को बिल्कुल उत्तेजित करके, बिल्कुल बुद्धि को खोल के स्क्रीन की तरफ देखते रहें। वहां पे रिपीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जहां पे लगेगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नोट करा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म करने के बाद अभी इंपॉर्टेंट आज से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्लीज, हाँ, वाईटी पर करा दें, वाईटी पर, वाईटी पर करा दें, जहां बताइए आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की जब हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बारे में एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक होती है। ये इंसान की हाइट यानी कि कद काठी पर निर्भर करता है, कि जितना उसका हाइट कदकाठी होगा उतना क्या कहते हैं उसकी आंत की लंबाई होगी। सर 2 दिन है, वाईटी पर भी करवा दीजिए और पेड़ में भी, ठीक। पेट तो चलेगा चलेगा। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है उसको डिओडेनम कहा जाता है, क्या कहते हैं, डिओडेनम। हिंदी में इसको ग्रहणी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं।
और दूसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं जेजनम। जेजनम जो होता है इसको हिंदी में मध्यांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मध्यांत्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है इलियम। इलियम जो होता है इसको हिंदी में शेषांत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेषांत्र कहते हैं। लेकिन एक बात आप सब लोग याद रखिएगा, छोटी आंत बोलचाल की भाषा में यूज होता है, वैसे शुद्ध शब्द छोटी आंत का जो होता है वो क्षुद्रांत होता है। छोटी आंत को हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं, ना कि छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है? ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। अब जो छोटी आंत में डियोडेनम होता है, डियोडेनम जो होता है, इस डियोडेनम की अगर बात करें तो यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। अब कौन से एंजाइम निकलते हैं ये जानिएगा। तो यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं। अब डियोडेनम की जब हम बात करते हैं तो डियोडेनम से कौन से एंजाइम निकलते हैं जरा ध्यान दीजिए। ये अपना है डियोडेनम। ठीक, तो डियोडेनम की अगर हम बात करें तो एंजाइम इससे कौन से निकलते हैं ये जान लीजिए। डियोडेनम से जो निकलने वाले एंजाइम हैं वो कौन कौन से? पहला एंजाइम जो निकलता है वो निकलता है इरेप्सिन। कौन सा? इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है वो कुल प्रोटीन को पचाता है, क्योंकि बेटा छोटी आंत के आगे पाचन की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जितना पाचन होना है वो छोटी आंत में ही होगा, इसके आगे कोई भी पाचन की व्यवस्था नहीं हम लोगों में। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट मेटाबॉलिज्म यानी कि पूर्ण पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? तो आंसर होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। अगर पूछा जाए पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो आंसर होगा छोटी आंत। तो यहाँ पे याद रखिएगा छोटी आंत जो है वहीं पर पूर्ण पाचन होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो आंसर छोटी आंत होता है। तो इरेप्सिन किसको पचाता है? कुल प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? कुल प्रोटीन को। दूसरा एक एंजाइम इसमें निकलता है जिसका नाम है सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को पचाता है। किसको पचाता है? सुक्रोज को। तीसरा एंजाइम इसमें होता है जिसका नाम है माल्टेज। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को पचाता है। किसको पचाता है? माल्टोज को पचाता है। ठीक, और चौथा एंजाइम जो होता है वो होता है लैक्टेज। क्या होता है? लैक्टेज। अब लैक्टेज जो है वो किसको पचाएगा? तो लैक्टेज पचाता है लैक्टोज को। किसको पचाता है? लैक्टोज शर्करा को। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक ठीक, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सभी को क्या होता है? छोटी आंत के डियोडेनम में पचा दिया जाता है, क्योंकि आगे इसके पाचन की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? डियोडेनम में। कहाँ होता है? डियोडेनम में। जब खाना हम लोगों का पच जाता है तो जैसे कोई चीज सड़ गई हो, इतना सड़ गई हो कि उससे जूस निकलने लग रहे हों, ठीक, लुगदी अलग दिख रही होती, जूस अलग दिख रहे होते हैं, उसी प्रकार से भोजन में जूस का सक्रेशन होने लगता है, लुगदी पूरी ऐसा लगता है सड़ चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा, तो यहाँ पे पचने के बाद हमारा आता है जेजनम। जेजनम की अगर हम बात करें तो जो जेजनम होता है बेटा उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जेजनम में क्या होता है? जेजनम जो अपना है इसको हम लोग कहते हैं मध्यांत्र। क्या कहते हैं? मध्यांत्र कहते हैं। अब इस मध्यांत्र की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा। मध्यांत्र जो होता है, ठीक, मध्यांत्र जो होता है इसमें कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं को इंग्लिश में कहा जाता है बिलाई सेल्स। यहाँ तुम लोग पढ़ोगे बिल्ली, लेकिन स्पेलिंग यही होती है। इसको हिंदी में या इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं बिलाई। तो ये बिलाई कोशिकाएं होती हैं। बिलाई कोशिकाओं का काम क्या होता है? इनका काम होता है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं उनको अवशोषित करती है। तो पोषक तत्व को अवशोषित करना ये इसका क्या होता है? काम होता है। तो पोषक तत्व को अवशोषित करती है। यहाँ पे जब पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं तो वो क्या बचती है? आपकी लुगदी बचती है।
तो ये क्या बचती है आपकी लुगदी बचती है। लुगदी यानी कि अगर बात करें जब पोषक तत्व निकाल लिए गए यानी कि कार्बोहाइड्रेट फैट सब निकाल लिया गया तो उसकी लुगदी बचती। अब लुगदी क्या होगी? तो लुगदी का कोई काम नहीं होता है। लुगदी मध्यांत से कहाँ पहुंचती है? इलियम। और इलियम जो होता है ये जुड़ा होता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी कि बड़ी आंत से इलियम जुड़ा होता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? ये पहुंचता है लुगदी, और बड़ी आंत क्या करती है? इसको रेक्टम में पहुंचा देती है। रेक्टम यानी कि मलाशय। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं बड़ी आंत पे। किस पे आते हैं? बड़ी आंत पे, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, बड़ी आंत पे आते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत की सबसे खास बात है इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। बस इसका डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि इसका व्यास ज्यादा होता है। इसलिए अरे कौन सही है ये चक्कर में ना पड़ो, कौन गलत है। बी वाला होता है, बॉल वाला। तो यहाँ पे देखिए तो 1.5 मीटर इसलिए, लेकिन बड़ी आंत फिर भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है यानी कि जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला पहला जो होता है उसको कहा जाता है कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। हिंदी में भी कोलन ही कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है उसको कहा जाता है सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। हिंदी में भी सीकम कहते हैं। तीसरा भाग जो होता है वो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? तो तीसरा भाग जो होता है वो अपेंडिक्स होता है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग, क्लियर हो जाएगा। कोलन यही एक ऐसा बड़ी आंत का अंग है जो क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। ये सक्रिय होता है। तो कोलन करता क्या? कोलन जो लुगदी थी, यानी कि जो क्या कहते हैं अपशिष्ट था। अब लुगदी में तो पोषक तत्व तो सब निकाल लिए गए ना बिलाई कोशिकाओं द्वारा। तो जो अपशिष्ट था, इस अपशिष्ट को कोलन क्या करता है? उठाता है और पहुंचा देता है रेक्टम में। कहाँ पहुंचाता है? रेक्टम में। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है? स्टोर होता रहता है। और मलाशय जो होता है ये जुड़ा होता है एनल से, या कह सकते हो एनस से। एनस को हिंदी में गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। और इसी एनल की सहायता से क्या होता है? हम लोग मल का त्याग करते रहते हैं। समय समय पर कहें या सुबह सुबह हम कहें, और हम लोगों का मल त्याग होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी आंत जो होती है, वेस्ट मटेरियल रुकता क्यों है? रुकता इसलिए क्योंकि रेक्टम में स्टोर होता है। आंत में थोड़ी स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, बनाया इसीलिए गया। ठीक, तो ये जो है यही एक हमारा सक्रिय अंग होता है बड़ी आंत का। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक ऐसे अंग हैं जिनको आज की डेट में अवशेषी अंग कहा जाता है, यानी कि जिसको हम लोग वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। अवशेषी अंग जो काम नहीं करते हैं हमारे शरीर में, यानी कि ये काम करते ही नहीं हैं, इनका हमारे शरीर में कोई योगदान है ही नहीं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे पाचन तंत्र में कौन से अवशेषी अंग हैं? तो हमारे पाचन तंत्र में सीकम और अपेंडिक्स की बात करें तो ये दोनों अवशेषी अंग होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? ये बड़ी कठिन बात पूछ लिया। अब देखो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसके 2 कारण हैं, बता देते हैं। कॉन्स्टिपेशन देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। 2 चीजों की कमी के कारण होता है। पहला म्यूकस की कमी के कारण होता है। दूसरा दूसरा वाटर की कमी के कारण होता है। ये 2 चीजों की कमी होती है तभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या इंसान में पैदा होती है। ठीक, म्यूकस जो होता है, म्यूकस उसी बताए थे ना तुम लोगों को, जैसे ऐसा करते हैं जो लिक्विड निकलता है वो म्यूकस होता है। ठीक, क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक, गैस बनने का कारण एसिडिटी, एसिड ज्यादा सक्रिएट होता है, वो म्यूकस होता है।
ठीक, एसिड ज़्यादा कब सेक्रेट होगा? जब खूब तेल मसाले खाओगे, उसको क्या कहते हैं डाइल्यूट करने ब्रेक करने में दिक्कत हो रही होगी। आप खाने को चबाओगे नहीं, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होगी, तो एसिड ज़्यादा निकलेगा, एसिडिटी भी हो सकती है उसमें। कॉन्स्टिपेशन जो म्यूकस होता है, हमारे आँतों में पाया जाता है म्यूकस, आँतों में खूब भरा होता है। जिनके आँत में म्यूकस की कमी हो जाती है, उनके आँत क्या कहते हैं फिर वो जो मल होता है, उसको क्या कहते हैं कोलन अच्छे से मूव नहीं करा पाता ईज़िली, जिसके कारण ये कह सकते हो आँतों में वो थोड़ा टाइट बना रहता है। उसके अलावा आँतों में पानी की भी कमी होती, तो मल टाइट भी होता है, जिस कारण वो मूव करने में दिक्कत आती। तो क्या होता है हमारे आँतों में क्या होती हैं जो सेल्स होती हैं, जो पेरिस्टोलिक सेल्स होती हैं, जिनसे पेरिस्टोलिक प्रेशर जनरेट किया जाता है, जब वो मूव कराता है जैसे कि होता है ना कहते हैं प्रेशर बन गया, ऐंठन होती है, तो वो पेरिस्टोलिक सेल्स होती हैं, वो प्रेशर बनाती हैं। अब वो प्रेशर बनाती हैं मान लो थोड़ा प्रेशर बनाई और फिर थोड़ा मल टाइट है, म्यूकस की कमी है, तो वो स्लिप करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता, जिसके कारण इंसान को मोशन नहीं होता है। यही समस्या कॉन्स्टिपेशन में होती है। मूल रूप से कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है, वो म्यूकस और पानी की कमी के कारण ही होती है। ठीक है? समझ में आई बात? फास्फोरस से भी फास्फोरस तो दूसरा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन 2 ही हो सकता है। आप क्या कहते हैं, योगा और क्या कहते हैं, इसके साथ-साथ पानी। योगा और पानी को खूब पीना शुरू कीजिए और इसका आपको समाधान मिल जाएगा। दूसरा इसका सॉल्यूशन मॉर्निंग में यानी कि सुबह के समय, केवल सुबह याद रखना नहीं तो सिरोसिस भी होने का खतरा है। तांबे का बर्तन जो होता है, ठीक? तांबे का बर्तन जो होता है, तांबे के बर्तन में रात में पानी रख दो, मॉर्निंग में वो कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। ये आपको लंबे वक़्त के बाद आपको राहत यहाँ पे महसूस होगी। ठीक? और कोई इसका इलाज नहीं होता है, ठीक है? पानी पीजिए, योगा मैंडेटरी है, आपका जो फिज़िकल मूवमेंट है वो बना रहना चाहिए, ठीक है? और ये ज़्यादातर दिक्कत होती है फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाने से और दूसरा हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से जब ऐसा होता है और दूसरा एटमॉस्फेयर में स्मॉग है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहलिक हैं, उनके साथ भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, ठीक? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों, लेकिन ये समस्या होगी, कन्फर्म है, ठीक? तो दूर करने का यही तरीका है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है, सब ग्रसित होते हैं। आज की डेट में हर तीसरा आदमी ग्रसित होता है, ठीक? नेक्स्ट, ये चैप्टर तुम्हारा द एंड हो गया। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, फटाफट आ जाओ, ठीक? अगला चैप्टर जो बाबू लोग अपना है, वो कौन-सा है, ठीक? ये बताओ अब तुम लोगों को इम्पोर्टेंट नोट करा दें? बोलो, फैक्ट वाइज़, पॉइंट वाइज़ फटाफट नोट करा दें। फिर वो तुमको याद ही करना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत समझा मिलेगा, थोड़ा बहुत क्या सम बता मिलेगा और ज़्यादा कुछ बता नहीं मिलेगा क्योंकि बायोलॉजी है, उसको डायग्राम बनाओ, फिर समझाओ, फिर चीज़ ज़्यादा। हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में ऐसा कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता है, जो आप नहीं कर पाओगे। वो आपके रीच में रहता है क्योंकि बचपन से लेकर 55 तक पढ़ते हो, ठीक है? थोड़ा क्या कहते हैं, जो आपके रीच में नहीं, उन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, चलिए, ठीक है, गुड। देखिए, चलिए फटाफट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहें तो जितने हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन निकालती हैं, वो सब एंडोक्राइन होती हैं। ठीक, इतना समझिए केवल। जितनी हार्मोन निकालती हैं वो सब एंडोक्राइन होती हैं। अब देखिए, कभी-कभी पूछ लेता हार्मोन बने किसके होते हैं, तो याद रखिएगा, हार्मोन लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड किससे बना होता है? तो लिपिड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो इसलिए कभी-कभी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल भी ऑप्शन में हो सकता है। अब कौन-कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ज़रा जानिए और फटाफट बताते हैं। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को हिंदी में पीयूष कहा जाता है। दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं थायराइड। क्या कहते हैं? थायराइड। तीसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड। ये पिछली बार
एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी में उत्तर प्रदेश में पैराथायराइड से, पैराथायराइड। चौथी जो होती है वो होती है एड्रीनल, कौन सी होती है? एड्रीनल। और पांचवी जो होती है वो आपकी होती है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो तो अभी बता दिया हूं, तो यहाँ पे अब उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब पांचवी हम लोग डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए सबसे पहले पिट्यूटरी की बात करते हैं। पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी समझिएगा होती क्या है, स्पीड में थोड़ा चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी क्या होती है? पिट्यूटरी को हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथ, मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं? इसलिए जैसे आप सोचो, हमें लोग मास्टर कहते हैं, हमें लोग मास्टर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आप लोगों को डायरेक्ट भी करते हैं, आप लोगों को कंट्रोल भी करते हैं। कभी-कभी तुम लोग खुराफात करने लगते हो क्लास में तो डाँट भी देते हैं। तो ये क्या, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग जिसके अंदर दोनों पावर होती है वही मास्टर कहलाता है। तो जो पिट्यूटरी है, जितनी नीचे की ग्लैंड है ये सबको डायरेक्ट भी करती है, सबको कंट्रोल भी करती है। इसीलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा सब कुछ अंतःस्रावी होगा। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी की हम बात करें। पिट्यूटरी से हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो कौन से हार्मोन निकलते हैं? इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक हार्मोन इससे निकलता है जिसका नाम है टीएसएच। ठीक, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, कई सारे हार्मोन इससे निकलते हैं। तीसरा एक निकलता है जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। क्या निकलता है? सोमैटोट्रोपिन निकलता है। ठीक, अगर इसके अलावा हम देखें तो इससे एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच ये भी हार्मोन निकलता है। इन सब के अपने अपने काम होते हैं। क्या काम होते हैं? जिसमें अगर हम देखें हमारे ब्रेन में होती, हाँ ये भी सब बताएंगे, टेंशन ना लो। यहाँ पे अगर देखें तो इनमें आपको दो हार्मोन जरूर याद रखना, एक तो ऑक्सीटोसिन याद रखना है और दूसरा टीएसएच याद रखना है। बाकी आपके पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे भैया ने कहा ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के पास। अगर ये हाइपोथैलेमस के पास स्थित है तो ये तो मास्टर है। और याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो बेटा होता है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि मास्टर का मास्टर जो है वो कौन है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के काम की बात करें तो यहीं पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई तुमको दावा करता है, कहता है कि आप हमें बहुत पसंद हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है और हम आपसे दिल से प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइए वो झूठ बोल रहा, वो भी फर्राटेदार। क्योंकि प्यार जो होता है वो दिल से नहीं दिमाग से होता है। और दिमाग के कौन से हिस्से से होता है? तो हाइपोथैलेमस से। और जिसकी नींव झूठ पे रखी जा रही हो तो सोचो सिद्ध कितना होगा, या आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तो प्यार जो होता है वो कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। कल को अम्मा पकड़ लेती हैं, 2 थप्पड़ मारती हैं अम्मा, तुरंत कहते हैं प्यार का भूत उतर गया, कहते हैं आई हेट यू। तो यहाँ से नफरत भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि क्या कहते हैं, नफरत भी यहीं से शुरू होती है, आदमी पहचानने से मना करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो प्यार हो गया, नफरत हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भूख जो लगती है वो भी यहीं से लगती है, प्यास जो लगती है वो भी यहीं से लगती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस ही करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हाइपोथैलेमस के क्या काम होते हैं? काम होते हैं, विशेष तौर पे याद रखिएगा। और ये बात तो बिल्कुल तुम लोग याद रखिएगा, अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई तुम्हें फ़ोन करके कहता है कि लड़का, ज़्यादातर लड़के ही प्रपोज़ल देते हैं, लड़कियाँ प्रपोज़ल नहीं देती हैं, ठीक है? उसके भी पीछे कारण है। कारण ये है क्योंकि ऐसा कोई हार्मोन मनुष्य के अंदर नहीं होता है, जो किसी को अपनी ओर आकर्षित करता हो।
होता ही नहीं है। तो ये तो असंभव है, असंभव अलंकार है कि कोई लड़की किसी लड़के की तरफ आकर्षित हो और कहे आप मुझे बहुत पसंद हैं। अगर ऐसा होता तो लड़कों सावधान, यानी कि उस लड़की की आपसे कोई बहुत बड़ा काम निकलने वाला है, बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो तुम्हें प्रपोज़ल दे रही। अब लड़कियों पे आ जाते हैं। लड़कियों में आकर्षण की क्षमता होती है, कोई भी लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो सकता है। ये फैक्ट बात है, क्योंकि उनमें ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का ये कहता है तुमसे कि हम तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और हम तुम्हें क्या कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये समझ लीजिए धोखा है। फिर लड़के का भी कोई ज़रूरत है, वो समझ लो झूठ पे ही नींव रख रहा है, क्योंकि प्यार वगैरह जो होता है वो दिल से होता ही नहीं, दिमाग से होता है। हमारा दिमाग ऐसा है, जो हमें याद रहता है वो भूल भी जाता है। कोई भी दुःख हो, कोई भी सुख हो, क्योंकि हमारे दिमाग में लोकल मेमोरी लगी हुई है, परमानेंट मेमोरी नहीं, डेटा ऑटो इरेज़ेबल होता है। तो जो याद होता है वो भूल जाता है। अगर तुम्हें वो कहता है हम जीवन भर साथ निभाएँगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, हम मर जाएँगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब खाली नौटंकी है, समझ रहे हो? ये सब खाली नौटंकी है, क्योंकि हमारा दिमाग से जो चीज़ हो रही है, वो दिमाग में डेटा ऑटो इरेज़ होता रहता है। हम जानते हैं अगर हम क्या कहते हैं 6 महीने संपर्क में ना रहे, तो आदमी मिल जाए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट पे फ़ॉलो करता है, यही रूल चलता है, समझ रहे हो? तो आदमी भूल ही जाता है। दिमाग ही हमारा ऐसा है, ये उसका दोष नहीं है, ये हमारा दिमाग ऐसा है, समझ रहे हैं? वोलेटाइल मेमोरी होती है, गुड परफॉर्मेंस, ठीक? तो इसलिए धोखे में ना पड़ें। अब देखिए इस पे आ जाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर टीएसएच की बात करें तो टीएसएच क्या होता है सबसे पहले? ध्यान दीजिए इधर ज़रा फटाफट। टीएसएच जो होता है इसका फुल फॉर्म केवल आपको पता होना चाहिए, यूज़ आगे बताएँगे इसके क्या है। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड, क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आज हमने बहुत लोगों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। हमें लोग गरिया रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। ठीक, दूसरा क्या कहते हैं, आ जाते हैं सोमैटोट्रोपिन की। सोमैटोट्रोपिन जो होता है इसका काम क्या होता है? सोमैटोट्रोपिन का काम जान लेते हैं। टीएसएच का आगे काम बताएँगे थायराइड में। सोमैटोट्रोपिन जो होता है, इसके काम की अगर बात करें, तो ये बॉडी ग्रोथ में सपोर्ट करता है। किसमें? शारीरिक वृद्धि जो होती है, उसमें भाग लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक वृद्धि में कौन भाग लेता है, तो सोमैटोट्रोपिन होता है। कौन-सा होता है? सोमैटोट्रोपिन। दूसरा अगर हम देखें, तो दूसरा अपना आता है कौन-सा? एडीएच। एडीएच। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, जिनको चाय बहुत अच्छी लगती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाय बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। अब कितने लोग ऐसे हैं कि चाय पीने के 15 मिनट बाद उनको टॉयलेट आ जाती है? ये भी बताइए ज़रा। चाय पीने के बाद 15 मिनट बाद टॉयलेट आ जाती है, मतलब टॉयलेट लग जाती है। ऐसा होता है, ठीक? नहीं होता तो होने लगेगा, ये भी है, ठीक? ऐसा होता है, नहीं होता है तो होने लगेगा, ठीक है? चलिए, जिनको ये चीज़ होने लगी है कि मतलब चाय पीने के 15 मिनट बाद टॉयलेट लगने लगी है, वो लोग सावधान हो जाएँ, वहाँ वो लोग याद रखें कि चाय को छोड़ने की व्यवस्था कर लें। क्यों ऐसा होता है? एडीएच हार्मोन जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है, ये क्या करता है, इसका काम होता है किडनी में जो क्रिया होती है ऑस्मोसिस क्रिया, उसको ये रेगुलेट करती है। याद रखिएगा, किडनी ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करती है। ये किडनी में होती है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो इसी क्रिया के द्वारा होता है। इसी क्रिया को रेगुलेट करने वाला हार्मोन एडीएच होता है। जितने लोग ऐसे हैं, जिनको चाय पीने के बाद तुरंत टॉयलेट लगती है, तो उन लोगों में एडीएच का सक्रेशन बढ़ गया है। हार्मोन का बढ़ना या घटना इस बात के संकेत होते हैं, अगर एक हार्मोन बढ़ता घटता है, यानी कि एक हार्मोन बढ़ा है, तो ये
हो सकता है आपका एड्रेनलिन भी बढ़ जाए, थायराइड भी बढ़ जाए, सोमैटोट्रोपिन भी बढ़ जाए, कोई भी हार्मोन बढ़ सकता है। इससे आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, इससे फोबिया भी हो सकता है, इससे हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बहुत सा अर्थराइटिस भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में जकड़ सकती हैं। तो इसका सिम्पटम यही होता है जिनमें एडीएच का सेक्रेशन बढ़ता है या एडीएच की मात्रा जिनमें बढ़ जाती है, उनको चाय पीने के 10-15 मिनट बाद तुरंत टॉयलेट लगती है, उनको और अल्कोहल लेने के बाद उनको तुरंत टॉयलेट लगती है। तो अगर ऐसा शुरू हो गया है, तो आप लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, चाय को धीरे-धीरे छोड़ने का प्लान बना लीजिए। नहीं तो जब तक क्या कहते हैं, आप जागेंगे, जब तक आपको कोई बताएगा, पानी पीने के बाद भी तुरंत टॉयलेट लगती है, तो भी एडीएस बढ़ रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप कोई ना कोई मादक पदार्थ फिर ज़रूर ले रहे हैं, निकोटीन ज़रूर ले रहे हैं। अल्कोहल, चाय यही इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इन दोनों से दूरी बना लीजिए, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे सावधान रहिएगा एडीएस से, ठीक है? क्योंकि इस जब एक हार्मोन बिगड़ता है, तभी हमारे शरीर में अदर हार्मोन बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। एक हार्मोन का बिगड़ने का मतलब है कि आपका मास्टर ऑफ मास्टर जो है, वो बिगड़ रहा है। अगर मास्टर ऑफ मास्टर बिगड़ा है, तो यानी कि मास्टर भी बिगड़ेगा और मास्टर बिगड़ेगा, तो नीचे के जितने इनके क्लास के छात्र हैं, सब बिगड़ जाएँगे। इसलिए क्या कहते हैं, ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग में पानी पीने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अर्ली देखिए पानी पीने के बाद तुरंत टॉयलेट क्यों लगती है? उसके 2 कारण होते हैं। पहला तो एडीएच ही मेन कारण होता है, ठीक है? यानी कि आप चाय भी ले रहे हैं, ठीक? चाय आप ले रहे हैं, आपके जीवन में चल रही चाय, इसलिए जब चाय ऐसा करने लगती है, तो पानी भी ऐसा करने लगता है, ठीक है? और कोई कारण नहीं होता। नेक्स्ट अगर देखें तो आता है ऑक्सीटोसिन। एक बात हम सब जानते हैं, हम सबको ये बात बताई भी गई है और हम सबको ये बात पढ़ाई भी जाती है। बड़े-बड़े वेदों में, बड़े-बड़े मोटिवेशन में ये कहा भी जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जो माँ एक अपने बच्चे को प्यार दे सकती है, वो कभी एक पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं दे सकता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो बेटा होता है, ये केवल और केवल फीमेल में निकलता है, मेल में ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं निकलता है। फीमेल की अगर बात करें तो इसमें इसका काम क्या होता है? फीमेल्स जो होती हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन क्या करता है, डिलीवरी के समय गर्भाशय की दीवार को बढ़ाने का काम करता है, गर्भाशय को बढ़ाता है। ठीक, क्या होता है बच्चा बिल्कुल प्रसव जो होता है बच्चा, वो क्या होता है यूट्रस में बिल्कुल फिक्स होता है, चिपका होता है। जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, एडीएस सेक्रेट होता है। अच्छा, रत्ना, बहुत अच्छी देवी जी। तो क्या होता है जैसे एडीएस सेक्रेट होता है सॉरी एडीएस कह रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं डिलीवरी होने वाली होती है, तुरंत ये सेक्रेट होना शुरू होता है और जैसे सेक्रेट होता है तो यूट्रस का शेप बढ़ जाता है ताकि प्रसव बाहर आ सके। तो एक तो इसका काम क्या होता है? तो एक काम होता है गर्भाशय को बढ़ाना। दूसरा काम इसका क्या होता है? दूसरा काम होता है कि दूध को निकालने में ये मदद करता है। दूध को निकालने में, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं दूध उतरने में। जैसे कहते हैं ना, कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही, तो कहती क्यों नहीं बच्चे को दूध पिलाती, उसकी सहेली बोलती है। तो कहती क्या करें बहन, दूध उतर ही नहीं रहा है। यानी कि उसमें ऑक्सीटोसिन की थोड़ी कमी है, इसलिए दूध क्या कहते हैं उतरता नहीं है, वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है। एडीएच को रोकने का तरीका क्या है? अगर कोई मादक पदार्थ आप सेवन कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, जैसे चाय हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, बस वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं। तो दूध को उतारने में मदद करता है। तीसरी सबसे अहम बात, इसी के कारण क्या करती है, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इसीलिए इस हार्मोन को लविंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लविंग हार्मोन कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं तुमको, जैसे मान लो मेरा बच्चा है, मेरे पास वो मैं गोद ले रखा हूँ, खिला रहा हूँ।
मुझे बड़ा प्यार आ रहा बच्चे पे, लेकिन वो बार-बार मेरे बाल नोच रहा, कहीं यहाँ नोच रहा, कहीं वहाँ नोच रहा। तो एक बार हम कहेंगे, "वाह बाबू वाह! थोड़ा शांत हो जाओ।" उसको शांत कराएँगे प्यार से। फिर वो हरकतें कर रहा, फिर शांत कराएँगे, फिर वो हरकतें कर रहा, तो क्या होगा? नहीं उसको हम मारेंगे, नहीं डाँटेंगे, तो उठा के जाएँगे मैडम के गोदी में पकड़ा देंगे, कहेंगे, "ये तुम्हारा सैंपल है, तुम ही सँभालो, ये हमको परेशान कर रखा है।" लेकिन वो अब माँ के गोद में जब गया, तो माँ के गोद में भी वही कर रहा है, लातें चला रहा है, बालों को नोच रहा है, मुँह को नोच रहा है। फिर भी माँ उसे पुचकारती है और प्यार करती है। यही क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है कि बच्चा लातें चलाता है, बालों को नोचता है, मुँह को नोचता है, फिर भी माँ उसे पुचकारती है और प्यार करती है। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है, यानी कि जो फीमेल होती है, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है, इसीलिए एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इसी हार्मोन को लविंग हार्मोन कहा जाता है। अब ये हार्मोन केवल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, इसलिए पिता के बारे में थोड़ा कम लिखा जाता है, इसलिए पिता के बारे में थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, केवल इतना ही फ़र्क होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? बोलिए, बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? फटाफट बताइए स्पीड में। अब आ जाते हैं थायराइड पे। थायराइड पे आ जाओ बालक। थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड क्या होता है? बस इतना याद रखो। ओह शिट! अभी इसमें थायराइड की अब बात करते हैं। थायराइड की जब हम बात करें तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है, तो याद रखिए आंसर होगा थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की जब हम बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड, ठीक? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर होगा थायराइड। अब थायराइड की अगर बात करें, तो थायराइड से हम लोग जानते हैं एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन की जब हम बात करते हैं, तो ये बेटा केवल अकेले थायरॉक्सिन ऐसे नहीं बन जाता है। यानी केवल अगर हम सोचे थायरॉक्सिन ही थायराइड ही थायरॉक्सिन बनाती है, थायराइड ही थायरॉक्सिन निकालती है, तो ऐसा गलत है। थायरॉक्सिन बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती। कैसे? ज़रा समझिएगा। ये मान लेते हैं क्या है? ये हम मान लेते हैं सॉरी इसकी अगर हम बात करें तो ये हम अरे! अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये थायरॉइड, ठीक? यहाँ पे अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, जो पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी से आता है याद रखिएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। पिट्यूटरी से आता है जिसका नाम है टीएसएच जो अभी बताए थे। ये टीएसएच आता है पिट्यूटरी से, ये ये हो गया। थायराइड अपना खुद का बनाती है थायरोनिन, क्या बनाती है? थायरोनिन, नॉट थायरॉक्सिन, केवल थायरोनिन बनाती है। अब फिर क्या होता है? आदमी को बाहर से खाना पड़ता है आयोडीन। जब ये 3 चीज़ें खाता है और ये 3 चीज़ें मिलती हैं, तब ये बन पाता है क्या? थायरॉक्सिन। तभी हम कहते हैं थायराइड क्या रिलीज़ करती है? थायरॉक्सिन। अब सोचो अगर आदमी आयोडीन कम खाएगा तो थायरॉक्सिन कम बनेगा, आयोडीन ज़्यादा खाएगा तो थायरॉक्सिन ज़्यादा बनेगा। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन का काम होता है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। ये इसका काम है शारीरिक, क्या काम होता है? शारीरिक और मानसिक संतुलन जो होता है, उसको बनाए रखना। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना। अब देखो, ये थायराइड का काम है, ठीक? थायराइड का काम क्या होता है? शारीरिक और मानसिक संतुलन, ठीक? शारीरिक और मानसिक संतुलन की अगर बात करें तो बनाए रखता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है जब किसी का थायराइड बिगड़ता है, तो वो या तो बहुत अत्यधिक दुबला हो जाता है या तो अत्यधिक मोटा हो जाता है। उसके मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं, यानी कि उसके मानसिक संतुलन भी उसका बिगड़ता है। अब ज़रा यहाँ पे सभी लोग समझिएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आयोडीन कम खाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आयोडीन की कमी आएगी, तो थायरॉक्सिन कम हो जाएगा, ठीक है? आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है,
यहाँ पे केवल आयोडीन है। ये आयोडीन का थायराइड से कोई लेना देना नहीं होता। आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है ग्वाइटर। क्या होता है? ग्वाइटर। ये ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर को हम लोग कहते हैं घेंघा। हाँ, ये जरूर है, आयोडीन की कमी जब होगी, कम खाएगा इंसान आयोडीन, ये तो बाहरी सोच से ली जाती है, यानी कि हम बाहर से ही तो खाते हैं, खाने के साथ आयोडीन कम खाएंगे तो जाहिर सी बात थायरॉक्सिन कम बनेगा। तो आयोडीन कमी के कारण जब ग्वाइटर होता है तो थायराइड इनलार्ज हो जाती है, यानी कि थायराइड बड़ी हो जाती है। ठीक, क्या होता है? थायराइड बड़ी हो जाती, इतना इसमें फर्क देखा जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण इंसान को यहाँ पे फूल जाता है। तो थायराइड इनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है। ठीक है, और उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जितनी जाएगी उतना ही थायरॉक्सिन बनेगा, कम जाएगी कम बनेगा, ज़्यादा जाएगी ज़्यादा बनेगा। होना क्या चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ना कि कम ना कि ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर में समझ में आई? बताओ फटाफट, सभी लोग बताइए बेटा, सब लोग बताओ, यहाँ तक समझ में आया? सभी लोग बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपनी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड क्या है भाई, समझिएगा। पैराथायराइड की जब बात करते हैं तो पैराथायराइड क्या होती है? ठीक, पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है? पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन जो है उसको पैराथायरॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैराथायरॉक्सिन कहते हैं। पैराथायरॉक्सिन का काम क्या होता है? ये शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को रेगुलेट करता है, यानी कि कैल्शियम बढ़ाता है, मैग्नीशियम बढ़ाता है। इसकी अगर कमी आती है तो हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। कौन से रोग? हड्डी वाले रोग होते हैं। कौन से रोग होंगे? हड्डी वाले, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम हड्डी में ही होता है, हड्डी वाले रोग होते हैं। अब हड्डी वाले कौन से रोग हो सकते हैं बता चुका हूं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोब्लास्टिस हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑस्टियोब्लास्टिस हो सकता है। अब ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हड्डियों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी होता है। अगर ऑस्टियो शब्द किसी के साथ लिख के आ गया है तो आप याद रखिएगा, फिर वो कौन-सी बीमारी है? हड्डियों की बीमारी है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है, और ऑस्टियो शब्द अगर लिख के आ गया है तो आप समझ जाइएगा कि वो हड्डियों की बीमारी है, और वो पैराथायरॉक्सिन यानी कि पैराथायराइड की कमी से हुआ है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलिए, फटाफट बोलिए स्पीड में। जल्दी-जल्दी बताइए फिर, क्योंकि अब खींच रहा हूँ मैं। समझ भी आ जाए आप लोगों को, थोड़ा स्पीड भी आ जाए। बोलो मेरे लाल, बोलो, कहाँ हो? जल्दी बोलो। गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपनी जो है वो कौन-सी है? नेक्स्ट अपनी आती है एड्रीनल। ठीक, देखो बेटा, अगर आप लोगों को दोष लगाना है मेरे पे तो लगा सकते हो कि सर बायोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई है, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन बेटा, जितना 2 हफ्ते का, ढाई हफ्ते का समय मिला, ढाई हफ्ते में पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी पढ़ाना, पूरी फिजिक्स पढ़ाना। बॉटनी मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि बॉटनी से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे और 100% आएँगे। ठीक है? इसलिए बॉटनी को प्रेफ़रेंस देके मैंने पढ़ा दिया है। ठीक? जूलॉजी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे, इसलिए जूलॉजी को मैं लास्ट में, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएगा, ना भी हो तो चलेगा, ठीक है? लेकिन 6-7 क्वेश्चन मायने रखता है। तो अभी भी अगर मान लो कोई दोष लगाना है तो लगा सकता है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि आप अड्डा के स्टूडेंट हैं। अदरवाइज़ अड्डा ने आपको कमिट किया।
फिजिक्स से भी आएंगे 4-5 क्वेश्चन। देखिए एड्रीनल क्या होती है। एड्रीनल से अगर हम देखें तो इससे जो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। दूसरी सबसे खास बात ये याद रखिएगा, एड्रीनल जो होती है इसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन आपातकाल में ही निकलता है। चलो, तो चलिए, जितने इतने कम समय में जितना पढ़ा दिया हूँ, इतना बहुत पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। देखिए, चलिए सुनिए, अब हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हम बता रहे थे हाइपोथैलेमस से होता है, दिल से नहीं होता है, दिमाग से प्यार होता है, लेकिन फिर भी तुम लोग कहीं न कहीं बात तो करते होगे। सही बताना ईमानदारी से, बात होती कहीं? ये मत बताना किससे होती, ये बताना कहीं होती नहीं होती। गुड परफॉर्मेंस। अब ये तो बताओगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इक्का-दुक्का लोग। देखिए समझाते हैं तुम लोगों को। जैसे लड़का हो या लड़की, अंडर प्रोसेस में, गुड परफॉर्मेंस। सुमन कुमारी जैसे मैरिड हैं, अरे तब भी आप अपने हस्बैंड से कभी वो बाहर जाते होंगे तो बात करते नहीं करते हैं? मैरिड होने के बाद क्या कहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैरिड होने से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, सभी लोग समझिएगा। मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन होती है, ध्यान दीजिएगा पूरा, अब इधर ध्यान दीजिए। जैसे क्या होता है, लड़का हो या लड़की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से या किसी से मैं बात में होता हूँ, तो माँ-बाप का तो डर होता ही है। लड़का थोड़ा कम डरता है, जानता है कम मारे जाएँगे अगर पकड़े गए। लड़की थोड़ा ज़्यादा डरती है। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा इंडियन कल्चर ऐसा है कि जिसमें लड़कियों को ये कहा जाता है कि बेटा थोड़ा उनको इनसिक्योर उनको लेकर ज़्यादा है फैमिलीज़। ये इंडियन कल्चर ऐसा है हमारा, ठीक है? फैमिलीज़ की गलती नहीं है, ये इंडियन कल्चर ऐसा है। तो देखिए, उन पे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं पेरेंट्स, लड़कों पे थोड़ा कम डोमिनेंट होते हैं। होना दोनों पे चाहिए, गलत तो दोनों के लिए है, लेकिन क्या कहते हैं, कल्चर को अब इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। मुझे लगता है बदलना भी नहीं चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे क्या कहते हैं, मान लो कोई देवी जी हैं, एक्स हैं, ठीक? अब देवी जी बात कर रही हैं। अब ज़ाहिर-सी बात, देवी जी को पूछना भी शाम को कि खाना-वाना हो गया, नहीं हो गया, नहीं तो सुबह लड़ाई भी होगी, इसमें बवाल भी बहुत होता है। अब देखिए समझिएगा, पूरी बात बताते हैं। अब क्या होता है कि खाना-वाना खाने के बाद मम्मी से देवी जी बोलती हैं कि मम्मी मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने। अब लड़की हैं तो बाहर तो जा नहीं सकती रात में, छत पे वॉकिंग के लिए गई। वहाँ से फ़ोन मिलाया। अब एक कान फ़ोन पे उधर है जहाँ से आवाज़ आ रही है, दूसरा कान जीने पे होता है कि मम्मी के चप्पल की आवाज़ जैसे पट से हो, तुरंत फ़ोन कट से कट जाना चाहिए, नहीं तो आफ़त आ जाएगी, घर में तांडव हो सकता है। अब पता चला बात हो रही, मीठी-मीठी बातें हो रही। कभी-कभी बात इतनी ज़्यादा मीठी हो जाती कि दूसरा कान, जीना वाला कान भी इधर ही आवाज़ में लग जाता। और जब लग गया, अचानक मम्मी आ जाती हैं। और जैसे अचानक मम्मी आती हैं, वो एक आपातकाल का समय होता है। तुरंत आभास होता है कि मम्मी आ गई और झट से फ़ोन हम ऐसे छिपाते हैं, काट देते हैं फ़ोन और मम्मी से मुस्कुरा के बोलते हैं, "पापा खाना खा चुके।" मम्मी पकड़ नहीं पाती हैं। वो क्या है? वो बेटा एड्रेनलिन, ऐसी मुसीबत में, ऐसे आपातकाल समय में एड्रेनलिन सेक्रेट होता है और ये कहता है कि बेटा थोड़ा मम्मी के कहर से डरो, यानी कि फ़ियर, ठीक? अब कहता है मम्मी के कहर से थोड़ा डरो। अब तुम फ़ोन काट दिए डर के, ठीक है? लेकिन तुम लोग हमारे विद्यार्थी हो,
यहाँ पे तुम्हें संविधान भी पढ़ाया जाता है। संविधान वाले सर तुमको क्या पढ़ा दिए हैं? संविधान वाले सर पढ़ा दिए हैं कि बेटा 18 साल के बाद तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ बैठ सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। अब तुम्हारे अंदर का संविधान जग जाता है। तुम छोटे बी आर अम्बेडकर बनने लगते हो। तब भाई क्या करेगा एड्रीन? तो ऐसी सिचुएशन में एड्रीन कहता है फिर फाइट करो, यानी कि मम्मी से लड़ो। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने पड़ते हैं। अब तुम संविधान तुम्हारे अंदर का जग जाता है तो तुम लड़ जाते हो मम्मी से, लेकिन मम्मी तो मम्मी है ना। जब मम्मी उठाती है डंडा तो एड्रीन क्या करेगा? फिर एड्रीन कहता है फ्लाई, उड़ो, नहीं तो मम्मी तुम्हें उड़ा देगी। यानी कि ये 3 चीज़ों के लिए ये ज़िम्मेदार होता है। मम्मी के कहने से डरो यानी कि फ़ियर, और नंबर 2 फाइट, और नंबर 3 फ्लाई। ठीक? तो इन तीनों में अगर देखें तो ये आपातकाल समय होता है जहाँ मीठी-मीठी बातें हो रही होती हैं, अचानक अम्मा क्या कहते हैं प्रकट हो जाती हैं। तो ये आपातकाल है। ऐसे में क्या कहते हैं एड्रीन ही आपकी मदद करता है। सोचो एड्रीन ना होता तो जीवन आपका दिक्कत खतरे में आ जाता। इसीलिए इस हार्मोन को लाइफ सेविंग, तुम्हारे जीवन को ये बचा लिया, इसलिए इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तीनों में क्या है? पहला अल्फाबेट एफ है, इसलिए इसको F3 हार्मोन भी कहा जाता है। और कभी-कभी पूछता फाइट एंड फ्लाई तो इसको F2 हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे फाइट एंड फ्लाई, लड़ो या उड़ो का हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर होगा एड्रीन। अगर आपसे पूछा जाए डरो का हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर होगा एड्रीन। बात डर की आती है तो इससे एक शब्द बनता है फोबिया। फोबिया की अगर बात करें, कोई भी फोबिया होता है तो एड्रीनल जिम्मेदार होती है। कौन जिम्मेदार होती है? एड्रीनल। और जब डरते हो तो तुम्हारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तुम्हारे पसीने छूटने लगते हैं। होता नहीं होता कि रात में भूत का सपना देख लिए हो? तो एड्रीन जो होती है यही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्लैंड रेगुलेट करती है, तो भी आंसर क्या होगा? एड्रीनल होगा। समझे? ठीक। अब जैसे समझे, देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो एड्रीन आपातकाल में, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे कील लगी, हमने ऐसे हाथ रखा, कील गड़ गई, तो जैसे कील पे हाथ रखते गड़ते तुरंत हम झटके से खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये एड्रीन सेक्रेट होता है ऐसे समय। लेकिन अब भाई तुम सोचो कि यहाँ कील लगी है और तुम सोचो एड्रीन देखें सेक्रेट हो रहा नहीं हो रहा। कील पे ले जाके अंगूठा गड़ा रहे हो और सोच रहे हो कहो एड्रीन सेक्रेट हो सेक्रेट हो, तो एड्रीन सेक्रेट नहीं होगा। अब तुम जबरदस्ती नहीं करेगा, ये केवल आपातकाल में, जब तुम्हें आभास भी ना हो कि ये घटना हो सकती है, तब एड्रीन सेक्रेट होता हो, तुम्हें बचाता है। ठीक, ये नहीं जानबूझ के कील पे जूझे जा रहे हो और तुम सोच रहे हो एड्रीन सेक्रेट हो, तो इम्पॉसिबल। ठीक, बोलिए। क्लियर? यहां तक समझ में आया? बोलिए भाई, स्पीड में बोला करो भाई। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? बोलिए 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 बाबू। क्लियर? भूलोगे तो नहीं अब? ये तो नहीं कि भूल जाओ पता चले यहां से जाने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है? नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट आती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ध्यान दो, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की अगर बात करें, इसको हिंदी में कहा जाता है जनन ग्रंथि। क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि कहते हैं। ये जनन क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक, जनन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं या रिप्रोडक्शन ग्लैंड जो होती हैं, इनकी अगर बात करें तो मेल और फीमेल में अलग होती हैं। मेल की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है उसका नाम होता है टेस्टिस। क्या नाम होता है? टेस्टिस। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है उसका नाम होता ओवरी। क्या नाम होता? ओवरी। अब समझिएगा, बहुत सारी चीजें तुम लोगों को मैं बता सकता हूं, लेकिन बाबू क्या है, समय का अभाव है।
जैसे एक कहावत, हम सब बहुत लोग ऐसे हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं। हम भी एक गाँव से आते हैं, ठीक? हम भी एक गाँव से आते हैं, लेकिन आप लोगों के समझ लो प्यार या आप लोगों का आशीर्वाद, छोटे भाइयों का, आप लोग भी छोटे भाई-बहन की तरह हो हमारे, ठीक? सबके प्यार और सहयोग से अब क्या कहते हैं, अब घर शहर में भी हो गया है, यानी कि क्या कहते हैं कि एक राजधानी में भी घर बन गया है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग ज़्यादातर गाँव से जुड़े हुए हैं, गाँव से हैं। गाँव में एक बहुत सारे मिथ चलते थे। गाँव में जब हम भी इस चीज़ को फ़ेस किए हैं, जानते हैं। जब मेरे दाढ़ी मूँछ आई थी, तो मेरे दादा कहने लगे कि भैया बड़ा हो गया है, जवान हो गया, इसकी शादी करा दो, ऐसा कहा जाता था। ठीक? आज भी बहुत सारे गाँव में ये कहते हैं दादा लोग कि दाढ़ी मूँछ आ गई, देख के कहते हैं भैया की शादी करा दो। ठीक, बाल पकने लगते थे, कहते थे ये तो बूढ़ा होने लगा है, शादी कब कराओगे? ठीक, यही होता था। तो हम लोग फिर कहते थे कि भई बालों की कोई सीमा नहीं। फिर हम लोग उस जनरेशन से इस जनरेशन में मूव किए, अपने आप को बचा के ला पाए। ठीक, अब थोड़ी चीज़ें अवेयर होने लगीं, चीज़ें बदलने लगीं। लेकिन सवाल ये है कि जो दादा लोग बोलते थे कि दाढ़ी मूँछ को देख के कि भाई लड़का जवान हो गया, शादी करा दीजिए। तो ऐसी कौन-सी इसमें रॉकेट साइंस थी जो उन लोगों को ऐसा आभास होता था? बताते हैं। ठीक? यहाँ पे समझिएगा, जो हम लोगों का टेस्टिस होता है, ग्लैंड के नाम पे फीमेल में ओवरी ही होती है और प्राइमरी, सेकेंडरी कुछ नहीं होता, ध्यान दो। यहाँ पे अगर देखें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की अगर बात करें, तो टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का काम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के कई काम होते हैं। पहला काम, पहला यह हार्मोन जो है, ये दाढ़ी, मूँछ को लाने का काम करता है। दाढ़ी, मूँछ का विकास यही करता है। जब ये मैच्योर टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है, तो दाढ़ी, मूँछ आ जाती है। मैच्योर होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जो है, यही मनुष्य में स्पर्म का निर्माण करता है। अब मैच्योर अगर हो गया है, तो ये दाढ़ी मूँछ भी आ गई है, स्पर्म भी रिलीज़ हो सकते हैं, यानी कि स्पर्म का निर्माण भी शुरू हो गया है। शादी का मकसद क्या होता है? शादी का मकसद होता है संतान की उत्पत्ति करना, ना कि कोई और मकसद होता है। अगर संतान की जनरेशन ग्रोथ की बात ना हो, तो लोग शादी करेंगे ही नहीं। मेन फैक्टर होता है जनरेशन को ग्रोथ करना, इसलिए लोग शादी करते हैं। ठीक है। अब जो शादीशुदा हैं वो जानते हैं, आदमियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए सैलरी, महिलाएँ भी इस चीज़ को जानती हैं, 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है और 1 लाख रुपए घर में खर्च हो जाता है, बचता नहीं। 2 लाख कमाता, 2 लाख खर्च हो जाता है, ठीक शादी के बाद। सोचो केवल इसलिए कि क्या कहते हैं शादी के बाद धुले-धुलाए कपड़े, धुले और बना-बनाया खाना मिलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक? हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ठीक कि धुले-धुलाए कपड़े, बना-बनाया खाना मिलेगा, ज़माना थोड़ा हाईटेक हो गया, ऐसा हो सकता है तुमको खुद ही ये करना पड़े, ठीक? और दूसरी सबसे ख़ास बात क्या है कि मान लेते हैं इंडियन कल्चर में ऐसा है, ठीक? लेकिन अगर खाने और कपड़े तक ही बात सीमित है, तो नौकरानी को 10,000 रुपए दो, वो तुम्हारे ऑर्डर को सुनेगी, सब करेगी। लेकिन नौकरानी तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती कि तुम्हारी जनरेशन नहीं बढ़ा सकती। जिस दिन तुम उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोल भी दिए, तुम्हारा घर तो छोड़ो मोहल्ला छोड़ देगी, दूसरों को भी सावधान करेगी, उधर जाना नहीं, साहब जी लोग बड़े गंदे रहते हैं। ठीक? तो शादी इंसान अल्टीमेटली अगर देखें तो शादी इसलिए की जाती है ताकि जनरेशन की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है? जनरेशन ग्रोथ हो सके। और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है, वो क्या कहता है, दाढ़ी मूँछ जब आती है, तभी मैच्योर स्पर्म क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। और जब मैच्योर स्पर्म तैयार होते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि वो व्यक्ति संतान को जन्म दे सकता है। इसीलिए दादा लोग इनको देख के, दाढ़ी मूँछ को देख के कहने लगते थे कि भैया की शादी करा दो, भैया जवान हो गया है। ठीक, यही कारण था। अब देखिए, यहाँ पे आ जाइए, ओवरी की अगर हम बात करें, तो ओवरी से कौन से हार्मोन, ओवरी से जो हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन बड़ा फेमस है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एस्ट्रोजन। दूसरा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इन दोनों को ही पढ़ के जाना अच्छे से। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है?
एस्ट्रोजन के काम क्या होते हैं? तो एस्ट्रोजन का काम होता है महिलाओं में बालों का विकास करना, यानी कि बाल जो होते हैं वो एस्ट्रोजन ही लाता है। दूसरा एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? दूसरा एस्ट्रोजन का काम होता है महिलाओं में ओवा, ओवा यानी कि अंडाणु का निर्माण करना। क्या? अंडाणु का निर्माण करना। तो अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? आपका एस्ट्रोजन करता है। अब अंडाणु अगर बनना शुरू हो गए हैं, तो जायज़-सी बात है, जो मादा है, वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। अंडाणु कितने निकलते हैं मादा से? ये चीज़ जान लीजिए। अब देखिए, उसको जानने से पहले प्रोजेस्टेरॉन के काम जान लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन भी 2 काम करता है। एक काम होता है मंथली साइकिल को ये रेगुलेट करता है, यानी कि जो मासिक चक्र चलता है, उस मासिक चक्र को चलने में ये क्या करता है? बैलेंस करने में सहायता करता है। बैलेंस का मतलब क्या है? समय से मासिक चक्र का आना। जिसमें समय से मासिक चक्र नहीं आता है, देखिए 1-2 दिन डिस्टर्ब होना, ये इस बात का संकेत है कि हम लोगों की डाइट, हम लोगों के न्यूट्रिशन लेवल पे कमी है। वो 1-2 दिन तो कंसिडरेबल है, यानी कि उसको कंसिडर किया जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर जब हफ्ते 10 दिन, 15 दिन ऐसे अगर हर महीने इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो पीसीओडी की समस्या हो सकती है। पीसीओडी एक ऐसी समस्या होती है जिसमें एक मादा कभी भी माँ नहीं बन सकती है। ये दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन होता है सबसे पहले। लिकोरिया जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, तो प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम होता है अंडाणु चक्र को चलाना। अब अंडाणु चक्र का समय पूछा जाता है कितना होता है? तो अंडाणु चक्र का समय होता है 14 दिन। कितना समय होता है? 14 दिन। ये क्या होता है? इसके बारे में समझिएगा। बताते हैं। अब देखिए, जैसे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन अंडाणु का निर्माण करता है, बालों का विकास करता है, स्तन का विकास करता है, इनमें सब में एस्ट्रोजन ही मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन मासिक चक्र चलाता है। अब मासिक चक्र का समय कितना होता है? 28 दिन। देखिए, 28 दिन पे मासिक चक्र आता है, ज़रा इसको समझाते हैं। होता क्या? 28 दिन पे मासिक चक्र जो आता है, इस 28 दिन को 2 भागों में बाँटा गया है। एक पहले के 14 दिन होते हैं और दूसरे बाद के 14 दिन होते हैं, ठीक? यानी कि पहले के 14 दिन का मतलब मासिक चक्र स्टार्ट होने के 14 दिन, दूसरा मासिक चक्र क्या कहते हैं स्टार्ट होता है, मान लो 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद 15 तारीख से 14 दिन का अलग पीरियड चलता है। इसमें दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है, तो 5 दिन तक तो मासिक चक्र चलता है। 5 दिन के बाद, इसी 14 दिन में 5 दिन के बाद अंडाणु चक्र, यानी कि ये जो साइकिल होती है, ये साइकिल क्या होती है? इसी मासिक चक्र के दौरान ही अंडाणु चक्र स्टार्ट हो जाता है। पहले दिन से तो नहीं चलता है, लेकिन ये माना जाता है कि जैसे थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग कम होना शुरू होती है, अंडाणु चक्र, अंडा का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। एक मादा 1 मासिक चक्र के दौरान 1 अंडा उत्सर्जित करती है। पूरे जीवन काल के दौरान लगभग 420 या 421-22 अंडे उत्सर्जित करती है। इसीलिए एक मादा जो है, वो लगभग 45 साल तक अगर चाहे तो वो बच्चे को जन्म दे सकती है। उसमें केवल क्षमता एक 45 साल तक ही होती है, लेकिन एक अगर नर चाहे तो वो ताउम्र बच्चों को जन्म दे सकता है। यही कारण, अब देखिए अंडाणु चक्र ये 14 दिन चलता है। अब जैसे 14 दिन में 5 डेज़ तो मान लीजिए बेकार होते हैं, ठीक? अब 5 डेज़ के बाद 14 दिन में 5 डेज़ निकाल दीजिए, तो 9 डेज़ और बचते हैं। इस 9 डेज़ में क्या होता है? अब ये फिक्स नहीं होता है कि अंडाणु का उत्सर्जन आज ही होगा, अंडाणु का उत्सर्जन कल ही होगा। इस 14 दिन में किसी भी दिन अंडाणु का उत्सर्जन हो सकता, लेकिन हाँ सॉरी, लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो जो हमारा मतलब जो पीरियड होता है, पीरियड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे, इन डेज़ में ना के बराबर चांसेस होते हैं अंडाणु का उत्सर्जन। लेकिन इसके बाद अंडाणु का उत्सर्जन 5वें दिन भी हो सकता है, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 14 दिन के अंदर हो सकता है। इस दौरान अगर कपलेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, तो निश्चित रूप से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगी, ठीक? अब ये जब 14 दिन कंप्लीट होते हैं, तो 14 दिन कंप्लीट होने के बाद ये क्या होता है, यूट्रस जो होता है, यूट्रस किसको कहा जाता है?
यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय की अगर बात करें तो गर्भाशय को बोलचाल की भाषा में गाँव वगैरह में बच्चेदानी कहा जाता है। वैसे ये यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। इसी जो बाकी के बचे 14 दिन होते हैं, इस गर्भाशय के अंदर एक मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन का मतलब एक थैली बनती है। क्या बनती है? थैली बनती है। वो थैली बनने में समय लगता है 14 दिन का। जैसे 14 दिन कंप्लीट होंगे तो 14 ये 28 हो गए, वो मेम्ब्रेन भी बन चुकी होती। उसका कारण क्या है? वो जैसे बन के कंप्लीट होती वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती, यानी कि वो थैली फट जाती और जैसे फटती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, यानी कि पीरियड शुरू हो जाता है। ये कॉमन सी बात है, अगर शरीर के किसी अंदर का हो या बाहर का हो, शरीर का कोई अंग अगर डैमेज होता है तो ब्लीडिंग ही होगी, ये कॉमन बात है। तो इसीलिए क्या होता है, इस दौरान क्या कहते हैं, ब्लीडिंग होती क्योंकि मेम्ब्रेन फटती। तो ये 2 टाइप में डिवाइड होता। फर्स्ट 14 डेज जो होते हैं, यही क्या कहते हैं, गर्भ का, यही हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, इसी में प्रेगनेंसी होती। इस साइड में अगर देखा जाए तो कोई प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये मासिक चक्र को, अगर मासिक चक्र प्रॉपर चलेगा तभी अंडाणु चक्र चलेगा, तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। मासिक चक्र डिस्टर्ब होगा तो प्रेगनेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि अंडाणु चक्र भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के लिए जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, वो प्रोजेस्टेरॉन है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आई बात? बोलो, बोलो भाई, जल्दी बताइए फटाफट। तो इस चैप्टर का हो गया द एंड। क्या हो गया? द एंड हो गया। फटाफट बोलिए, बोलो मेरे लाल बाल पाल। कल क्या कराएंगे देख लो। कल तुम लोगों को रेस्पिरेटरी कराएंगे, ठीक। हड्डियों के बारे में तुमको सब आता जाता है, हड्डियां गिन रखे हो किसमें कितनी होती, क्योंकि ये क्वेश्चन हड्डी से रिलेटेड आएगा। क्योंकि इसलिए पेडागोगी जो है, पेडागोगी में भी हड्डी के बारे में पूछता है और क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी पूछता है। तो एक हड्डी से क्वेश्चन आना है तुम्हारे में, ठीक। हड्डियों का पूरा पता नहीं भाई, खोपड़ी में कितनी होती है, हाथ में कितनी होती है, उंगलियों में कितनी होती है, सब पूरे शरीर के अलग अलग बात कर रहे हैं। ऐसे तो 206 सबको पता है। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा जो बचपन से लेकर 55 तक। लड़की का क्या देख के कहते हैं कि शादी के लायक हो गई है? अच्छा रुपेश, अब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी देर से हम क्या कहते हैं बोलते जा रहे थे, लेकिन ज्ञान अभी हमें इस स्क्रीन के सामने प्राप्त हुआ। आज से हम क्या कहते हैं, देखिए, लड़की में क्या देख के कहा जाता, लड़की में ये ना पूछो क्या देख के कहा जाता है। यंग पीरियड जो होता है वो 12 साल से लड़की में, 14 साल से लड़कों में शुरू होता है, ठीक। मासिक चक्र जब शुरू हो जाता तो लड़की को मान लिया जाता कि जवान है, और जब स्पर्म का रिलीजिंग शुरू हो जाता तो लड़के को मान लिया जाता कि जवान है, ठीक है। बाकी थोड़ा मैच्योर होने के लिए समय दिया जाता है। जब मैच्योर हो जाता तभी क्या कहते हैं किसी चीज़ की शादी-वादी का डिसीजन ले सकते हैं। शादी भी किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ये अलग कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में दिया गया है। यूजेनिक्स उसको कहा जाता है। यूजेनिक्स का मतलब होता है सुजनकी, जिसमें जीन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक। तो कल हम लोग रिस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे कल। स्पीड में बहुत चलेंगे कल, 3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत स्पीड होगी कल, ठीक है। इसलिए कल की कोई कंप्लेंट, कल का कोई क्या कहते हैं शिकवा शिकायत कंसीडर नहीं किया जाएगा कि सर ये रिपीट कर दीजिए, सर रिपीट नहीं कर रहे हैं, सर सुन नहीं रहे हैं। ये कल कुछ नहीं सुनेंगे, कल केवल अपनी सुनाएंगे स्पीड में। इसलिए केवल तुम सुनो ध्यान से, ठीक है। ये किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दूसरा क्या कहते हैं,
रिप्रोडक्शन से इस क्वेश्चन बन जाएगा आपको। दूसरा न्यूट्रिशन से डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को बायोलॉजी में अपने तरफ से क्या पढ़ना है, थोड़ा किडनी के बारे में पढ़ लेना, ठीक, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ लेना, ठीक। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में वो भी बीमारी इनकी केवल बीमारी पूछी जाती है, एनीमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, यही सब पूछा जाता है। ये हम बता देंगे यहीं पे खटाखट, जो मेन टॉपिक इसमें सब इम्पोर्टेंट ही हम बताएंगे। 2 से 2.5 घंटे में जितना खींच सकते हैं खींच देंगे, फिर अंतिम समय में बताएंगे, आप लोग ये देख के चले जाओ, ठीक है। अभी कोई डिस्कशन नहीं, कल इम्पोर्टेंट बताएंगे सब, और क्या कहते हैं सब खींच के जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर अब इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बवासीर क्यों होती है, पाइल्स क्या होता है, कभी ठीक नहीं होता है। पाइल्स ठीक होता है, ऐसा कौन कहता है ठीक नहीं होता है, बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक होता है। पाइल्स कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो कॉमन डिजीज है, किसी को भी हो सकती, बहुत कॉमन है, ठीक है। हाँ ठीक है, हंसो नहीं बालक, क्योंकि पाइल्स को ये बहुत कॉमन डिजीज, किसी को भी हो सकता। आज से तुम लोगों को रंगीन पीपीटी पे दिखेगा तो तुम लोगों को छोटा नहीं दिखेगा, ठीक। हाँ 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 ठीक, जूम करेंगे। चलिए बाय बाय। चलिए बता देंगे पाइल्स के क्या लक्षण, क्या दिक्कत होती है, पाइल्स ठीक कैसे होगा, अगले दिन बता देंगे, ठीक है। हाँ ये बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात। थैंक यू सभी लोगों को, सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, बाय बाय।